हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर, वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। आज से हमारी जावास्क्रिप्ट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। आज देखेंगे जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली तरीके से पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट समझ रहे होंगे हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स कंसेप्ट्स को, एडवांस कंसेप्ट्स को भी, और जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं ES6 के अंदर वो सारे कंसेप्ट समझ रहे होंगे। और इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को पढ़ लेंगे कि हम आराम से इसके अंदर मॉडर्न वेबसाइट्स बना पाएंगे जो रिस्पॉन्सिव इन नेचर होंगी, जिनके अंदर आप कुछ काम भी कर सकते होंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हम लेके आ रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स पता होने जरूरी हैं। और कैसे काम करती है जावास्क्रिप्ट आज समझ लेंगे, ठीक है। बिल्कुल अंदर तक घुस के जावास्क्रिप्ट को समझ रहे होंगे कि कैसे काम करती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा है इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो आपने इससे पहले पढ़ा था HTML एंड CSS, दे वर नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उनकी हेल्प से आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज जो बताती है ब्राउजर को कि किस टाइप की चीज़ कैसी दिखनी चाहिए। एंड देन CSS वॉज अ स्टाइलिंग लैंग्वेज, स्टाइल शीट बनाने के काम में आती थी, वो उससे आप स्टाइलिंग करते थे। उनकी हेल्प से आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे, उनकी हेल्प से आप कुछ कंप्यूटेशन नहीं कर सकते थे, ठीक है। वो फॉर लूप ऑपरेशंस वगैरह नहीं कर सकते उनकी हेल्प से, लेकिन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बेसिकली इसके अंदर आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हो। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर हम इंजन, जावास्क्रिप्ट का एक इंजन होता है, वो यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि अपने आप में एक प्रोग्राम है जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को लेता है और उसके साथ कुछ कुछ काम करता है, वो अभी हम समझेंगे। और फिर आपके प्रोग्राम को वो रन करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट डायनेमिकली अपडेटेड कंटेंट, कंट्रोल मल्टीमीडिया, एनिमेट इमेजेस एंड मच मोर। तो बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हो। आपका जो कंटेंट है वो डायनेमिकली आए, कहीं से आपको API से फैच करके लाना है, या फिर कहीं पर बटन क्लिक करने पे कुछ आपको कहीं भेजना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो इस लैंग्वेज की हेल्प से। इन HTML जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड बिटवीन द स्क्रिप्ट टैग। तो अगर आपको अपने पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट डालनी है तो वो आप ऐसे, एक स्क्रिप्ट टैग होता है HTML के अंदर, उसकी हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट को ऐसे इम्बेड कर सकते हो बीच में। और इसके अंदर इन दोनों टैग्स के बीच में जो भी चीज़ आप लिखोगे वो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं आया हमारे इस VS कोड के अंदर। यहाँ पर हमने एक फोल्डर बना लिया है, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, और उसके अंदर मैंने एक index.html फाइल बना लिया है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पर मेरे पास ये बॉडी है, HTML ये सब है। इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग इस तरीके से, तो स्क्रिप्ट टैग को मैंने ओपन किया, यहाँ पर क्लोज किया, और अब यहाँ पर मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट A इक्वल्स टू 12, लेट B इक्वल्स टू 23, एंड देन उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सपोज करो console.log A प्लस B। तो अब हमारा यहाँ पे कंसोल लॉग आउटपुट होना चाहिए A प्लस बी। ये सब कुछ क्या है भैया, समझ में नहीं आ रहा? तो डोंट वरी, एक एक करके एक लाइन समझ रहे होंगे हम धीरे धीरे करके। आज हम बेसिकली समझेंगे कैसे आपके वेरिएबल्स वगैरह बनते हैं, लेट और कॉन्स्ट, ये सब क्या होते हैं, और भी बाकी सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके आने वाली वीडियोस में समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हमने इसको रिलोड पर लगा रखा है, ठीक है। मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया हुआ है, लेकिन स्टिल आप देख रहे हो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो हाँ, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखागा, बिकॉज हमने यहाँ पर किसी भी HTML एलिमेंट को मैनिपुलेट नहीं किया है अभी, ठीक है। HTML मैनिपुलेशन हम समझ रहे होंगे, DOM मैनिपुलेशन जिसे हम कहते हैं। तो भैया ये जो आपने लिखा है ये कहाँ पर दिखाई देगा हमें, कंसोल लॉग कहाँ दिखाई देगा? तो कंसोल के अंदर लॉग हो रहा होता है ये, ठीक है। कंसोल कहाँ दिखाई देगी? तो कंसोल देखने के लिए आपको करना होगा इसे इंस्पेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ये कंसोल वाला टैब, इस पर अगर क्लिक करोगे, एंड देन अगर मैं ये सब क्लोज करता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके आऊँ, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 35 12 प्लस 23 करते हैं तो 35 लिखा आता है। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट आ रही है, और यहाँ पे बगल में लिखा भी हुआ है index.html के अंदर लाइन नंबर 14 के अंदर कुछ लिखा हुआ है। तो लाइन नंबर 14 के अंदर ये हमारा console.log है। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो HTML के अंदर। और अगर आपको एक अलग स्क्रिप्ट बनानी है, और यूजुअली हम यही कर रहे होंगे कि हम एक अलग फाइल बनाएंगे और उसके अंदर हम ये सारा काम कर रहे होंगे। सपोज लेट A इक्वल्स टू 12, लेट B इक्वल्स टू 13, एंड देन यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, console.log A प्लस B इज A प्लस B। तो अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा है कि ये भैया क्या क्या लिख रहे हो आप, तो टेंशन मत लो, इसको मैं करता हूँ सेव, और इसको मैं सेव करूँगा हमारी script.js, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्सटेंशन लगाना है .js करके। इस फाइल को सेव करते टाइम हमने इसे किया सेव, और ये फाइल हमारी यहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर सेव हो गई है। जिस फोल्डर में हमारा index.html है उसी फोल्डर में script.js भी हमने सेव कर ली है। और अभी इसको मैं चलाऊंगा तो यहाँ पर ये A प्लस बी नहीं दिखेगा हमें, बिकॉज हमने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है। जैसा आपको याद होगा, अगर हम अपनी खुद की स्टाइल शीट बनाते हैं तो स्टाइल शीट को हमें यहाँ पर लिंक करना होता है, राइट, लिंक करना होता है। वैसे हमें स्क्रिप्ट को भी यहाँ पर लिंक करना होगा। तो स्क्रिप्ट को लिंक करना है आपको, तो आपको क्या करना है, बॉडी में आना है और कहीं भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ स्क्रिप्ट,
तो स्क्रिप्ट को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो आप स्क्रिप्ट टैग ऐसे जो हमने अभी लिखा है ऊपर वैसे लिख सकते हो, या फिर नीचे जो स्क्रिप्ट का सोर्स है इस तरीके से लिख सकते हो। तो हम स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स डिफाइन करेंगे, तो ये हमारा स्क्रिप्ट टैग हो गया, इसके अंदर हमने सोर्स डिफाइन किया है, और इस सोर्स के अंदर हम बता देंगे कि हमें कौन सी वाली फाइल को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे script.js। तो बेसिकली मैंने इस फाइल का पाथ यहाँ पर इसको दिया है, और जैसे मैंने इसको ये फाइल का पाथ दिया, हमारी इस index.html से ये स्क्रिप्ट कनेक्ट हो गया है। और अब हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ओके, यहाँ पर हमें एक एरर मिल रहा है कि ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो बिल्कुल सही बात है, ए हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, और हम दोबारा से ए को डिक्लेयर कर रहे हैं इस जगह पे, तो वो अलाउ नहीं होता है। और लेकिन इससे आपको दिखा होगा कि यहाँ पर हमारा काम तो कर रहा है, राइट, हमारी कनेक्शन तो हो गया है। तो लेट्स डिफाइन सम अदर वेरिएबल्स, सी और डी नाम से मैं डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से सी और डी। और मैं अगर यहाँ पर करता हूँ सी डी, तो आप यहाँ पर देखोगे, एक सेकेंड, डी सी, तो यहाँ पर लिखा रहा है सी प्लस डी इज़ 25, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने मर्जी स्क्रिप्ट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट को ऐड किया, लेकिन आप चाहो तो दोबारा से कोई और स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सेम स्क्रिप्ट दोबारा ऐड कर दिया, तो वो अगेन एरर मिल रहा है कि सी इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, लेकिन समझ में आ रहा होगा। एक HTML के अंदर हम जितनी मर्जी स्क्रिप्ट टैग्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप एक HTML के अंदर जितने मर्जी स्टाइल शीट्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो इस तरीके से इंटरनल स्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हो, या फिर इस तरीके से एक्सटर्नल स्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर हमने कनेक्ट करना समझ लिया कि किस तरीके से कनेक्शन बैठ रहा होता है, लेकिन इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हम आएंगे अपनी स्लाइड्स के अंदर। तो आपको ये तो समझ में आ गया स्क्रिप्ट टैग के अंदर कैसे हमने ऐड किया अपनी स्टेटमेंट्स को। आगे बढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है, जो हमने अभी बनाई थी script.js, उसके अंदर जो भी कोड होता है वो एक पार्सर में जाता है। ये बहुत ही हाई लेवल ओवरव्यू है, इसके अंदर पूरा घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से काम करती है। तो पार्सर बेसिकली क्या करता है, पार्सर चेक करता है कि इसके अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर तो नहीं है, जो भी आपने यहाँ पर लिखा हुआ है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है कि नहीं है। मतलब कहीं पे भी आपने, जैसे ये जो डॉट है, ये डॉट अगर आपने यहाँ लगा दिया कहीं भी, तो वो काम नहीं करेगा, राइट। कुछ एक तरीका होता है, कुछ एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी चीज़ें लिखने का, तो वो सारा स्ट्रक्चर हम समझ रहे होंगे, लेकिन आप कहीं भी कुछ भी नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी पार्सिंग होती है पहले स्टेप के अंदर, और चेक किया जाता है कि क्या जो भी आपने लिखा है वो एकदम करेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद उसका एक ट्री बनता है। ट्री क्यों बनता है भैया, ट्री कैसे बनता है, क्या पेड़ बन जाता है पूरा का पूरा? नहीं, पेड़ नहीं बनता है। अभी आगे देखोगे, यहाँ पे लिखा है मैंने, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री एक बन रहा होता है। सपोज करो ये आपका जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम है, अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है तो टेंशन मत लो, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा जैसे जैसे करके हम आगे बढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। लेकिन हाँ, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर चेक किया जा रहा है कि अगर x ग्रेटर देन 15 है तो ऐसा कुछ कर दो, और उसके बाद रिटर्न कर दो। ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का इस तरीके से एक ट्री बनाया जाता है, ठीक है। और ये ट्री बनता है, और ये ट्री फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर आपको पता हो बोर्ड मास वाले एक्सप्रेशंस जो हमारे बन रहे होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो वो भी एक पर्टिकुलर ट्री बन रहा होता है उनके अंदर, और फिर उसके बाद उनको इवेल्युएट किया जाता है। सिमिलर फंडा यहाँ पर भी कुछ है कि हमारे एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बन रहा होता है, जिसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड के अंदर। मशीन कोड में क्यों कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज आपका जो कंप्यूटर है वो आपका ये सब नहीं समझता है, ठीक है। उसको नहीं पता ये सब क्या लिखा है, फंक्शन, फन, ये तो उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, राइट। तो इनको कन्वर्ट किया जाएगा 1010 मशीन कोड्स के अंदर। मशीन कोड्स को ही समझता है मशीन, और उसके बाद फिर उनको वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, राइट। तो मशीन कोड में कन्वर्ट किया गया, जब वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन कोड, फिर वो रन होता है, और वो रन होता है आपका जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर, ठीक है। मल्टीपल हमारे पास इंजन होते हैं अलग अलग टाइप के। हमारा जो क्रोम है और हमारा जो Node.js है, इवन वो हमारा V8 इंजन के अंदर काम कर रहा होता है, और इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हम समझेंगे वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल? तो कोई भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो, वो प्रोग्राम तभी काम करेगा जब उसके अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी आप यूज़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो रन हो रहा हो, ठीक है। मेमोरी कहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं भैया? तो देखो, ये ना मैंने एक कंटेनर बनाया है C नाम का, और एक मैंने दूसरा कंटेनर बनाया है D नाम का। ये दोनों कंटेनर्स हैं जिनके अंदर मैंने कुछ स्टोर किया, 12 को स्टोर किया, 13 को स्टोर किया, और उसके बाद मैंने 12 और 13 पे कोई ऑपरेशन किया, ठीक है। लेकिन ये 12 और 13 कहाँ पर है वो पता कैसे चलेगा? वो इस कंटेनर के नाम से पता चलेगा। ये जो कंटेनर है ना, C नाम का कंटेनर है और D नाम का कंटेनर है। आप किसी भी नाम के कंटेनर बना सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लेट एज इक्वल्स टू 26। तो ये भी एक कंटेनर बन गया यहाँ पर, ठीक है। एज नाम का कंटेनर है जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर्ड है। आप सिर्फ नंबर स्टोर करने की बजाय आप ये भी स्टोर कर सकते हो, लेट नेम इक्वल्स टू अनुज। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा कंटेनर बना दिया नेम नाम का, जिसके अंदर मैंने ये अनुज को स्टोर कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंटेनर्स बना रहे हो, एंड ये जो यहाँ पर आप चीज़ लिख रहे हो ना, दिस C, D, एज और नेम, ये है वेरिएबल।
जिस तरीके से आपके मैथ के अंदर वेरिएबल होते हैं, आपको याद होगा कि आपके मैथ में आप क्वेश्चन क्या करते थे कि आज आपकी एज इतनी है, पापा की एज इतनी है, 10 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो आप एज बताओ अपनी आज कितनी है। तो उसके अंदर हम स्टार्ट कैसे करते थे, लेट द वैल्यू बी एक्स, लेट द एज बी एक्स। तो आपने वो एक्स नाम का क्या बनाया था, याद आ रहा है, वेरिएबल्स हम बनाते थे, उसको वेरिएबल्स ही बोलते थे। सिमिलर टू दैट ये आपके वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर होते हैं जिनके अंदर आप डेटा को स्टोर करके रखते हो। यहाँ पर हमने जो डेटा स्टोर किया है वो ये सब है, 12, 13, 26 और अनुज। इस डेटा को आप फ्यूचर में फर्दर यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये आपके इस कंटेनर के अंदर स्टोर्ड है। और अगर आपको एक कंटेनर बनाने हैं, डिक्लेयर करने हैं ये कंटेनर्स, अगर आपको बताना है जावास्क्रिप्ट को कि सुनो हम एक कंटेनर बना रहे हैं इस नाम से, तो आप ऐसे ही नहीं बता दोगे, उसके कुछ रूल होते हैं और वो आप इन दो वर्ड्स की हेल्प से बताते हो, या तो लेट की हेल्प से बताते हो या फिर कॉन्स्ट की हेल्प से बताते हो। अभी हमने यूज़ किया है लेट, ठीक है। लेट का मतलब क्या है, लेट का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो कि आप फ्यूचर में चेंज कर सकते हो जिसकी वैल्यू को, जैसे मैंने एज इक्वल्स टू 26 डिफाइन किया यहाँ पे कि मैंने बता दिया कि एज के अंदर 26 को डाल दो, तो फ्यूचर में मैं एज के अंदर कुछ और भी डाल सकता हूँ, मैं एज के अंदर डाल सकता हूँ बाद में 28, ठीक है। और सपोज करो मैं इसके नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एज, तो यहाँ पे लिखा रहा है एज 28। अब देखो एज अपडेट हो गई क्योंकि मैंने एज को यहाँ पर अपडेट कर दिया था। अगर मैं सेम लाइन को यहाँ पर लिखूँ ऊपर, तो आप देखोगे कि पहले तो एज 26 है, ठीक है, एज 26 है, उसके बाद मेरी एज 28 हो गई, राइट। तो पहले एज 26 थी, उसके बाद आपने इस एज को बदल दिया, आपने इस एज को चेंज कर दिया और अब एज की वैल्यू हो गई है 28। ये ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, एज को बदल कैसे पा रहे हैं, बिकॉज हमने एज को डिफाइन किया है लेट वाले तरीके से। लेट से जब आप किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो उसका मतलब वो वैल्यू चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है मतलब वो म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब उसके अंदर म्यूटेशन हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। लेकिन कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि इम्यूटेबल होती हैं, वो आप कॉन्स्ट की हेल्प से डिफाइन करते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही रिकमेंडेड होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्ट वैल्यू डिफाइन करो अपने कोड के अंदर, बिकॉज कॉन्स्ट वैल्यूज़ के अंदर एरर आने के चांसेस कम है क्योंकि उनको फ्यूचर में कोई और चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर तो चेंज करना ही पड़ेगा वेरिएबल के नाम को, तो आपको वहाँ पर लेट यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको पता है कि ये कॉन्स्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दिस एग्जीक्यूशन, तो आपको कॉन्स्ट बनाना चाहिए। उसको कॉन्स्ट बनाने के लिए क्या करना है, सिमिलरली बस यहाँ पर जहाँ पर लेट लिखा है उसकी जगह लिख दो कॉन्स्ट, ठीक है। तो अब कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू मैंने अनुज कर दिया, और अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एज के बाद प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग नेम, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखाएगा नेम अनुज, ठीक है। और अब अगर मैं इस नेम को चेंज करने का ट्राई करूँ, सपोज करो मैंने एक बार अनुज लिख दिया, अब अनुज के बाद मैं कुछ और चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एज में चेंज किया ना, इसके बाद मैं नेम को चेंज करता हूँ, नेम इक्वल्स टू लेट मी डिफाइन समथिंग एल्स कुमार, लाइक दिस। तो ये अलाउड नहीं है। यहाँ पर देखो एक एरर आएगा, एरर आ रहा है असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, कि आप एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल के अंदर चेंज करने का ट्राई कर रहे हो, उसके अंदर असाइन कर रहे हो कुछ और वैल्यू, विच इज़ नॉट अलाउड। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप एक कॉन्स्टेंट वैल्यू वेरिएबल के अंदर कुछ और वैल्यू नहीं डाल सकते फ्यूचर में, तो ये लाइन हमें हटानी ही पड़ेगी। अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आपको वैल्यू चेंज करनी है फ्यूचर के अंदर, तो आप उसको लेट डिफाइन करो, कॉन्स्ट डिफाइन मत करो। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें आपको और बता देता हूँ, अगर आप एकदम ही नए हो इस लैंग्वेज के अंदर, कि यहाँ पर देखो मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ कहीं कहीं पे, तो और कहीं कहीं पे मैं सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ, राइट। मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया एंड में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लगाओ सेमीकोलन या ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो ये कंपाइलर है बेसिकली इंजन अपने अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन वो हम नहीं घुसेंगे उसके अंदर इतना डीप में। लेकिन जावास्क्रिप्ट अपने आप ही इस सेमीकोलन को लगा देता है रन टाइम पे, ठीक है, जो कि उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक असाइनमेंट ऑफ सेमीकोलंस। आप लगाओ या ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इट इज़ अ वेरी रिकमेंडेड प्रैक्टिस कि हमेशा सेमीकोलंस को आपको लगाना चाहिए। सेमीकोलन लगाने से हम दो स्टेटमेंट्स के बीच में डिफरेंस कर पाते हैं कि ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गई और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ स्टार्ट हो गई है। सपोज करो हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो भी हमारा एक कोड चलेगा, अभी भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कर दूँ तो हमारे कोड को पता कैसे चलेगा कि ये दूसरी लाइन हो चुकी है, राइट। यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा कि दूसरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अगर मैं यहीं पे बीच में यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दूँ तो हमारा कोड एकदम खुश हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेमीकोलन को हटाता हूँ यहाँ पर कोड दुखी हो गया, एरर आ गए, देख रहे हो यहाँ पर स्विगली लाइन आ रही है रेड रेड, ये कह रहा है यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो। तो इस तरीके से एक सेमीकोलन लगा के आप चाहो तो पूरे के पूरे कोड को एक लाइन में लेके आ सकते हो। सेमीकोलन लगाया करो, ठीक है। लगाने के लिए बोलता नहीं है जावास्क्रिप्ट, लेकिन फिर भी हमें लगाना चाहिए जिससे कि एक सेपरेशन बना रहे लाइन्स के बीच में। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ लेट एज इक्वल्स टू 26, तो ये लाइन हम कहते हैं डिक्लेरेशन।
यहाँ पर हमने एज को डिक्लेयर किया है, हम बता रहे हैं कि एज नाम का कोई नया बंदा आ गया है। आई एम डिक्लेयरिंग दैट कि सपोज करो क्लास के अंदर एक नया स्टूडेंट आ गया है, तो टीचर डिक्लेयर कर देता है कि हाँ देखो ये एक एज नाम का मतलब ये नया स्टूडेंट आ गया है क्लास में। लेकिन उसकी वैल्यू अगर बाद में बढ़ती है, उसके मार्क्स वगैरह जब बाद में बढ़ते हैं, तो बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बार बार आप लेट करके नहीं डिक्लेयर करोगे उसे, मतलब एक बार आपने लेट एज इक्वल्स टू 26 कर दिया और बाद में आप उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर दोबारा से लेट नहीं लगाओगे, ये हो जाएगा डबल डिक्लेरेशन विच इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एज हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो अगर आपने एक बार एज को डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा डिक्लेयर क्यों कर रहे हो भाई? तो एक बार आपने जब डिक्लेयर कर दिया है उसके बाद आपको बस उसके अंदर असाइन करनी होती है वैल्यू। ठीक है, और इस जगह पे जो हमने किया है वो है डिक्लेरेशन और साथ में इनिशियलाइजेशन, कि हमने इसको डिक्लेयर भी कर दिया है लेट एज, और साथ में हमने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया कि इस एज की वैल्यू होगी 26। इस चीज़ को हम दो लाइन में भी कर सकते थे इस तरीके से कि हमने पहले एज को डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद एज को इनिशियलाइज कर दिया। तो पहली वाली लाइन जो है वो होती है डिक्लेरेशन और दूसरी वाली लाइन है इनिशियलाइजेशन। और यहाँ पर हम दोनों चीज़ें चाहें तो एक ही लाइन में कर सकते हैं, और ये करना भी चाहिए अगर आपको पता है पहले से ही कि इसकी वैल्यू 26 ही रहने वाली है, तो जस्ट डू इट लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन इन द सेम लाइन। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जरा सोच के बताओ कि यहाँ पर मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, क्या मैं इसको बिना इनिशियलाइज किए डिक्लेयर कर सकता हूँ? सिर्फ अपना जवाब सोचो 5 सेकंड के लिए और उसके बाद नीचे कमेंट में मेंशन करना कि क्यों नहीं कर सकता, या कर सकता हूँ तो क्यों कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने लिखा कॉन्स्ट नेम और इसको मैंने खाली छोड़ दिया तो यहाँ मुझे एरर मिलने वाला है, और यहाँ पर एरर मिल रहा है मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, लाइन नंबर 6 के अंदर। तो जब आप कॉन्स्ट डिक्लेरेशन कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपको इनिशियलाइज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट जब आप बनाते हो तो वो एक कांस्टेंट वेरिएबल होता है और वो आप फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब जब डिक्लेयर कर रहे हो तभी इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा उसे। तो जब भी आप कॉन्स्ट बनाते हो उनको उसी लाइन में इनिशियलाइज भी करना होता है। तो यहाँ पर हमें लेट और कॉन्स्ट समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब एक चीज़ और भी होती थी पहले विच इज़ कॉल्ड वैर। ठीक है, वैर भी हम यूज़ कर सकते हैं, वैर एक्स इक्वल्स टू जैसे 12। तो या वैर भी डिफाइन होते हैं हमारे इस तरीके से वेरिएबल बनाने के, लेकिन अब इनको यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, अब हमें यूज़ करना चाहिए सिर्फ लेट जब हमें ऐसे वेरिएबल्स बनाने जो कि चेंज हो सकते हैं, म्यूटेबल वेरिएबल्स। और अगर हमें इम्यूटेबल वेरिएबल्स बनाने जिनको हम चेंज नहीं कर सकते उसके लिए हम कॉन्स्ट बना रहे होते हैं। वैर्स को हम यूज़ नहीं करेंगे कभी भी। तो मूविंग ऑन, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है रूल्स फॉर राइटिंग वेरिएबल नेम्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल डिफाइन किया, मैंने एज नाम से बनाया, नेम नाम से बनाया, सी और डी नाम से बनाया। तो कुछ ना कुछ रूल भी होना चाहिए, राइट? आपके घर के अंदर अगर आपके कुछ भाई बहन हैं तो उनके नाम रखे गए हैं, राइट? नाम रखे गए हैं जिससे कि जब कोई मम्मी बुलाए या पापा बुलाएं तो आपका नाम लिया जाए और सिर्फ वही बंदा आए जिसका नाम लिया गया है, राइट? जैसे मैंने यहाँ पर एज लिखा तो सिर्फ एज के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वही यहाँ पर प्रिंट हो रही है, कुछ और वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैंने इसको एक यूनिक नाम दिया हुआ है इस कंटेनर को, राइट? तो नाम रखने का कुछ ना कुछ तरीका भी होना चाहिए, राइट? हम पंडित से पूछवाते हैं या कुछ भी रखते हैं, अब कुछ भी उल्टा सीधा नाम तो नहीं रख देंगे, एक्स अल्फा बीटा, एलॉन मस्क ने रख दिया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ईदर अ लेटर एंड अंडरस्कोर और द डॉलर साइन। तो वेरिएबल नेम जब भी हमें लिखने हैं तो उनको स्टार्ट करना है लेटर से, अंडरस्कोर से या डॉलर से, नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स। मतलब भैया यहाँ पे इसका मतलब यह है कि आपका ये एज नाम का वेरिएबल नेम बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर बनाना है एज 2 तो 2 एज नहीं लिखोगे, 2 एज नाम का वेरिएबल यहाँ पे अलाउड नहीं है। लिखा हुआ है इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड टोकन, और इस पर अगर आप होवर करोगे यहाँ पे कह रहा है एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिकल लिटरल। मतलब आप तुरंत उसको न्यूमेरिकल लिटरल से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आप बाद में लगा दो एज 2, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कहीं लगा दो, ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टिल अलाउड है। लेकिन आप शुरुआत नहीं कर सकते नंबर के साथ। आप शुरुआत कर सकते हो अंडरस्कोर के साथ, आप शुरुआत कर सकते हो इवन डॉलर के साथ, लेकिन शुरुआत नहीं कर सकते आप एक नंबर के साथ। और इसके साथ लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर लिखा है कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू अनुज, और मैं यहाँ पर नेम प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर नेम अनुज प्रिंट हो रहा है। एक काम करता है, बाकी सारी चीज़ों को मैं यहाँ से फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए हम करेंगे कमांड स्लैश करने से बीच की लाइनें हमारी कमेंट हो जाती है। कमेंट का मतलब क्या है भैया? कमेंट का मतलब ये है कि अब इन सभी लाइनों को कंपाइल नहीं किया जाएगा, इन सभी लाइनों को हमारे कोड में कंपाइल नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ हमारे देखने के पर्पस के लिए हैं। कमेंट करने के लिए आपको 2 स्लैशेस लगाने होते हैं इस तरीके से, किसी भी लाइन के आगे जाओ और उस लाइन के आगे 2 बार स्लैश लगा दो, स्लैश स्लैश, तो उसका मतलब वो लाइन बन चुकी है कमेंट। ठीक है, और शॉर्ट हैंड तरीका होता है आपके कीबोर्ड के अंदर कमांड स्लैश या फिर कंट्रोल स्लैश करके भी आप
कमेंट या अनकमेंट कर सकते हो किसी भी लाइन को, ठीक है। तो अभी मैंने रखा है कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू अनुज और मैंने यहाँ पर नेम प्रिंट कर दिया है। लेकिन जैसे मैंने बताया जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका मतलब आप एक और वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, वो इस तरीके से कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू कुमार, और ये अलाउड है। यहाँ पर एरर नहीं आया कि आपने रीडिक्लेयर कर दिया, क्यों? क्योंकि ये वाला एन और ये वाला एन दोनों डिफरेंट हैं। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब कि इसको केस समझ में आते हैं, कहीं पे आपने अपर केस लिखा, कहीं पे लोअर केस लिखा है। उसके बाद कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, आप कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। भैया कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी रिजर्व रखे हुए हैं अपने लिए, जैसे कि ये कॉन्स्ट, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट ने रिजर्व रखा हुआ है। लेट को भी जावास्क्रिप्ट ने रिजर्व रखा हुआ है। आप लेट नाम से या कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल्स नहीं डिफाइन कर सकते हो। आप चाहते हो कि चलो मैं ना कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं ना लेट कॉन्स्ट इक्वल्स टू 26 कर दूंगा, तो ये एक एरर है, यू कांट डू दैट, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा भैया? मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैं देता हूँ ना आपको एक लिस्ट। यहाँ पर देखो ये कीवर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स कीवर्ड्स हैं। इनको छोड़ के कोई भी आप नाम रख सकते हो, वो सब अलाउड है। बस यार ये नाम मत रखना अपने वेरिएबल्स के, ठीक है। कभी नाम कभी रखने का मन करे ना ब्रेक, तो कुछ और सोच लेना नाम उसका, ब्रेक मत रखना बस, ठीक है। डीबगर, डबल, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे होंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम यूज़ कर चुके होंगे। कीवर्ड्स को कभी भी वेरिएबल्स नेम की तरह यूज़ नहीं करेंगे। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है जावास्क्रिप्ट को लेके। और भी काफ़ी सारी कमाल की चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ रहे होंगे, लेकिन आने वाली वीडियोज़ के अंदर।